ईरान की औरतें शोहर के करीब जाने से पहले लहसुन की वो इस्तेमाल करती हैं। रात जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं 17 साल की थी जब चाची को मैंने हर रात चाचा के पास जाने से पहले लहसुन का इस्तेमाल करते देखा। मैं जब भी पूछती तो चाची हर बार मेरी बात टाल देती। एक रात जानने के लिए मैं चाची के कमरे में छुप गई और फिर जो कुछ मैंने देखा मेरे तो होश उड़ गए क्योंकि मेरा नाम राफिया है। ईरान में औरतें शोर से हम बिक्री करने से पहले लहसुन का रस क्यों लगाती है। ये बहुत खूबसूरत सुबह थी। मैं अपनी चाची के साथ नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। मेरी चाची का छोटा भाई जैन मेरे साथ बैठा हुआ था। उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी और ये ऐसी नजरें थी जो मुझे कुछ कह रही थी क्योंकि मैं जैन को पसंद करती थी। चाची का भाई यहाँ पर आता जाता रहता था और वो भी मुझे पसंद करता था। मेरी उम्र 17 साल थी लेकिन मुझे जैन से प्यार हो गया था। कम उम्र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और वो भी मेरे लिए ऐसी फीलिंग रखता था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज का सूरज मेरी जिंदगी में अंधेरा लाने वाला है। आज के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। चाची का भाई 2 दिन से यहाँ आया हुआ था। जैन नाश्ता करने के बाद नौकरी के लिए निकल गया था और मैं चाची के साथ घर के कामों में मसरूफ हो गई थी। मेरी माँ और मेरे अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। वो लोग मुझे काफी साल पहले इस दुनिया में छोड़कर चले गए थे और मेरा कोई भाई और बहन भी नहीं था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। चाची मेरी माँ की जगह तो नहीं ले सकती थी लेकिन उन्होंने मुझे इज्जत की छत दी हुई थी। यही बहुत था। काम करते हुए मुझे वक्त का पता ही ना चला और दोपहर हो गई थी। चाची आराम करने के लिए कमरे में जा चुकी थी और मैं किचन में सफाई कर रही थी कि इतनी ही देर में मुझे दरवाजा बजने की आवाज आई। मैं जैसे ही दरवाजे पर गई तो दरवाजे पर एक अजीब सा लंबा चौड़ा सा आदमी खड़ा था जिनकी नजरों में ऐसी चुभन थी कि मैंने जल्दी से उसे देखकर अपने कपड़े ठीक किए थे। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और कभी कभी यही बात मुझे बहुत परेशान कर दिया करती थी। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ पर लड़के मुझे गौर गौर से देखते रहते थे। इसलिए इसलिए मैं ज्यादातर घर से बाहर निकलती तो चेहरे को छुपाने की कोशिश करती थी और उस टाइम भी मैं अपनी खूबसूरती को छुपाने की कोशिश करने लगी थी। वो आदमी मुझसे चाची के बारे में पूछ रहा था। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा था ताकि अंदर जाकर चाची को बुला लाऊं लेकिन उस आदमी ने दरवाजे पर हाथ रख दिया कि दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई गैर थोड़ी हूँ। जाओ जाकर अपनी चाची को बुला लाओ। उसकी बात मुझे बहुत ही अजीब सी लगी थी। मैं पहली बार उस आदमी को यहाँ पर देख रही थी और कह रहा था कि वो मेरे लिए कोई गैर नहीं है। मुझे दरवाजा खुला हुआ छोड़कर अंदर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन मेरी मजबूरी थी इसलिए फौरन अंदर की तरफ भागी और चाची को इस बारे में बताया कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। उसके हुलिया के बारे में सुनते ही चाची के चेहरे का रंग बदल गया। वो कहने लगी, तुम्हें दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं है, तुम किचन का काम खत्म करो। उसकी बात सुनकर मैं किचन में पहुंच गई थी और चाची दरवाजे पर चली गई थी और फिर मुझे चाची की थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देने लगी थी। वो उस आदमी से क्या बात कर रही थी ये तो मुझे समझ नहीं आया था लेकिन कोई ऐसी बात जरूर थी जो बहुत ही खामोशी के साथ और चुपके चुपके की जा रही थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि चाची उस आदमी से क्या बातें कर रही है और ये आदमी कौन है जो चाची ही से बात करने के लिए यहाँ पर आया है। कुछ ही देर गुजरी थी कि चाची मेरे पास आई और कहने लगी कि उस आदमी के बारे में तुम्हें अपने चाचा या फिर मेरे भाई बहन को इस बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चाची की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। चाचा ही रोज सुबह सवेरे वो दूसरे शहर में काम करने के लिए जाते थे और रात को ही वो घर वापस आते थे लेकिन वो दिन में कई बार चाची को फोन करते उनसे बात करते थे और मेरा भी हाल चाल पूछ लेते थे। चाचा चाची की अपनी कोई औलाद नहीं थी इसलिए चाचा मुझे अपनी ही बेटी समझते थे। चाचा ही मेरी बहुत परवाह करते थे इसलिए चाची ने मुझे सख्ती से समझा दिया था कि मुझे उन्हें कोई बात बतानी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे दिल के अंदर तजस्सुस पैदा हो गया कि यह आदमी कौन है जिसके बारे में चाची सबसे छुपाना चाहती है। मुझे तो वो कोई बदमाश आदमी लग रहा था लेकिन मेरी चाची का उसे क्या ताल्लुक था। फिलहाल चाची की बात सुनकर मैंने अपनी जबान पर ताला लगा लिया था और ना ही मैंने इस बारे में जैन से कोई बात कही थी और ना ही चाचा से कुछ कहा था। मैंने सोच लिया था आज नहीं तो कल खुद ये बात सब लोगों को पता चल जाएगी क्योंकि मेरा मानना था कि कोई भी बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। और फिर उस रात जैन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, जल्दी ही मैं अपनी बहन से तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बात करूंगा। मैं चाहता हूँ कि अब जल्दी से हमारी शादी हो जाए। बहन की बात सुनकर मैं हंसती थी क्योंकि मैं अभी 17 साल की थी और वो 25 साल का हो गया था और फिर अभी उसकी परमानेंट नौकरी भी नहीं लगी थी।
और वो बस थोड़े बहुत ही पैसे कमाता था। फिर वो मुझे कैसे अपने घर में रखता? इतनी जल्दी तो हमारी शादी मुमकिन ही नहीं थी। मगर जैन का कहना था कि कुछ बातें हैं जिनकी वजह से वो जल्दी मुझसे शादी करना चाहता है, और वो अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश हर दिन कर रहा है, और फिर वो मुझे लेकर नौकरी के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएगा। मुझे इस बात पर भला क्या इतराज हो सकता था? मैंने उसे कह दिया था कि अगर चाची मानती है तो फिर मुझे कोई इतराज नहीं होगा। ये सुनकर जैन को बहुत खुशी हुई थी, और उसने खुशी से मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। उसके इस तरह से छूने से मुझे बहुत शर्म आ रही थी। वो दिन तो खामोशी से गुजर गया था, और कुछ दिन बाद वो आदमी फिर से हमारे घर आ गया था। वो आदमी आज सीधा दरवाजे से घर के अंदर चला आया था। अब की बार चाची ने उसे कमरे में बिठा दिया था। मैं किचन में मौजूद थी, तभी अचानक चाची भी कमरे में आ गई। उन्होंने एक लहसुन उठाया और मुझसे कहने लगी, तुम्हें मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है जब तक मैं खुद तुम्हें आवाज ना दूं। मैंने बड़ी हैरानी से अपनी चाची के हाथ में लहसुन पकड़ा हुआ देखा था, और वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चली गई थी। मुझे कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी थी। 2 घंटे ऐसे ही गुजर गए थे, और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे चाची ने आवाज देकर जूस लाने के लिए कहा। मैं 2 गिलास जूस लेकर चाची के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची, वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, और बातें करते करते मुझे देखकर तभी खामोश हो गए। मेरी नज़र खुद ब खुद अपनी चाची पर ठहर गई थी, क्योंकि उनकी हालत कुछ बदली हुई सी मालूम हो रही थी। उनके बाल तो अच्छी तरह से बंधे हुए थे, लेकिन अब उनके बाल बिखरे हुए थे, और कपड़े भी अजीब हालत में हो रहे थे। इससे पहले कि मैं और गौर से चाची का जायजा लेती, वो आदमी चाची को कहने लगा, ये तुम्हारी बेटी है। ये तो बड़ी ही खूबसूरत है और जवान है। तुम इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? इसके लिए तुम्हें आसानी से रिश्ता मिल जाएगा। अब इसकी उम्र हो रही है, अब इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। उस आदमी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो मेरे लिए अनजान आदमी था। वो ना सिर्फ मेरी जवानी की तारीफ कर रहा था, बल्कि उसने मेरी शादी के बारे में भी बात छेड़ दी थी। वो पता नहीं कौन था जो इतना खुलकर मेरी चाची से बातें कर रहा था। और फिर चाची भी हंसकर उसे कहने लगी, हाँ, इसकी शादी ही तो करनी है, यही मेरी जिम्मेदारी है। मेरी तो अब उम्र हो रही है, लेकिन अब ये जवान हो गई है। मैं शर्म की वजह से फौरन वहां से निकलकर वापस आ गई। चाची उस अनजान आदमी के सामने जिस तरह से मेरी जवानी के बारे में बातें कर रही थी, मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। और उन दोनों के बीच फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ देर के बाद वो आदमी वापस आ गया, तो चाची ने मुझे फिर से यही समझाया कि जैन को और चाचा को इस बारे में मत बताना। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि अचानक उसी वक्त जैन घर पर आ गया था। तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने घर जाने की बजाय यहाँ पर आ गया था। उसने उस आदमी को घर से निकलते देखा तो फौरन मेरे पास चला आया और मुझसे पूछने लगा, ये आदमी कौन था और यहाँ पर क्यों आया था? मैंने इनकार करते हुए सर हिलाया और कह दिया कि मुझे कुछ पता नहीं। ये आदमी चाची से मिलने के लिए आया था। जहन सीधा चाची से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया, और फिर न जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों के चीखने चिल्लाने की जोर जोर से आवाजें आने लगी। चाची जैन को बुरा भला कह रही थी, जैन भी आगे से चाची को बहुत ज्यादा जवाब दे रहा था। न जाने उन दोनों के दरमियान क्या चल रहा था, मुझे इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इतना आइडिया जरूर था कि बात कुछ ज्यादा ही बड़ी है और उस अनजान आदमी से जुड़ी है। काफी देर बाद जब जैन चाची के कमरे से बाहर आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। वो स्टोर रूम में चला गया और जाकर अंदर बंद हो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज वो हमारे घर पर ही रुकने वाला था। उसके बाद चाची भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। रात के खाने के टाइम जब मैं चाची को बुलाने के लिए गई तो चाची बहुत ही गुस्से में थी और मुझसे कहने लगी कि जब तुम जाकर खाना खा लो और सो जाओ। उनका ये रवैया मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा था। पता नहीं जैन ने कौन सा हंगामा खड़ा कर दिया था जिस बात का गुस्सा मुझ पर निकल रहा था। मैंने इस बारे में चाची से पूछना भी चाहा कि क्या हुआ है, तो वो कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इसलिए ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है और यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आंसू बहाती हुई उनके कमरे से निकल आई थी और लगातार फूट फूट कर रो रही थी। आज मुझे बड़ी बेचैनी के साथ अपने वालिदैन याद आ रहे थे। मैं अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटी तो मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी कि जैन ने अपनी बहन से न जाने किस बात पर झगड़ा किया होगा। उस अनजान आदमी की वजह से उसका और चाची का झगड़ा हुआ है। स्टोर रूम का दरवाजा तो अंदर से लॉक था, वरना मैं उसे जाकर जरूर पूछती। जैन जब भी हमारे घर आता था तो वो उधर ही ठहरता था। हमारा घर छोटा था और सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में चाचा और चाची रहते थे
और दूसरे कमरे में मैं रहती थी। एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था जहाँ पर जैन कभी कभी ठहर जाता था। मुझे सुबह होने का इंतजार था। सुबह हुई तो ये बात चाची से पता चलनी थी या फिर मुझे जैन से ही पूछनी थी। लेकिन अगली सुबह उससे भी ज्यादा कुछ अजीब हुआ था। जब मैं सोकर उठी तो जैन घर से जा चुका था और चाची भी खामोशी से घर का काम कर रही थी। उन्होंने मुझे कोई बात नहीं की और उनका रवैया देखते हुए मैं भी उनसे कुछ पूछ नहीं सकी। सुबह उठते ही मेरा पहला काम सफाई करना था, इसलिए मैं सीधा सफाई करने में मसरूफ हो गई और चाची के कमरे की सफाई करने लगी। इस दौरान मुझे वहाँ लहसुन का टुकड़ा पड़ा मिल गया था जिसे चाची किचन से लेकर अपने कमरे में गई थी। और मैं सोच रही थी कि चाची लहसुन क्यों उठाकर लाई थी। आखिर उस अनजान आदमी को इस लहसुन से क्या करना था, या फिर चाची ने उस लहसुन का इस्तेमाल किया था क्योंकि वो बहुत दबा हुआ लग रहा था, उसे खाया नहीं गया था। उसका छिलका भी उतरा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे उसका रस निकाल कर लिया गया हो। मैंने सफाई करते हुए फेंक दिया था और फिर मैं सफाई में बिजी हो गई थी। फिर शाम के टाइम चाची मुझे कहने लगी, चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि चाची मुझे भी अपने साथ मार्केट ले जाती थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा लिया और मैं उनके साथ चल पड़ी। लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं। चाची ने रिक्शा किया और हम रिक्शा में बैठकर चल पड़े। लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गई जब रिक्शा वाले ने मार्केट को क्रॉस कर दिया। मैंने चाची से पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बाजार तो पीछे निकल गया। वो कहने लगी, दूसरा सामान खरीदना है इसलिए दूसरे मार्केट जा रहे हैं। उनका रवैया मुझे पहले कुछ बेहतर लग रहा था और काफी देर के बाद हम एक अजीब से बाजार के अंदर पहुंच गए। यहाँ भीड़ भाड़ तो थी लेकिन लोग काफी अजीबोगरीब मालूम हो रहे थे। रिक्शे से उतरे तो चाची मुझे किसी दुकान के बजाय बाजार के पीछे बने हुए एक कमरे में ले गई। एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाजा खोला और चाची को देखकर मुस्कुराने लगी। चाची कहने लगी, इसे अपने पास रखो, मैं माल के सही दाम लगवा कर आती हूँ। मैंने चाची को परेशानी से देखा कि वो मुझे अपने साथ ले जाने के बजाय यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रही है। चाची ने मेरा चेहरा देखा तो वो कहने लगी, तो परेशान मत हो, ये भी तुम्हारी चाची ही है, तुम यहाँ बेफिक्र बैठो, बस कुछ देर में वापस आती हूँ। फिर चाची मुझे छोड़कर वहाँ से पलट गई। वो औरत मुझे अंदर ले गई और घर का दरवाजा बंद कर दिया और फिर जैसे जैसे मुझे अपने साथ लेकर अंदर जाने लगी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि उस दरवाजे के पीछे तो एक अलग ही जगह बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। कुछ कदम चलने के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया था कि किसी नॉर्मल जगह पर नहीं हूँ। ये जगह अलग ही जगह थी। दरवाजों के पास छोटे छोटे कपड़े पहने हुए लड़कियां खड़ी हुई थी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उनके कपड़े, उनके चेहरे पर भरा हुआ मेकअप मुझे एक अलग सी सच्चाई बता रहा था। मैं जल्दी जल्दी रुक गई तो औरत पलटकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर वो औरत जोर से हंसी और कहने लगी, इस दरवाजे के अंदर आने का रास्ता तो है लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी चाची तुमसे जान छुड़ाकर यहाँ से जा चुकी है। अब ना ही वो लौट कर वापस आएंगी और ना ही तू कभी यहाँ से लौट कर बाहर जाएगी। ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरा राज चलता है। तू भी एक औरत है इसलिए तुझे भी यहाँ पर रहकर मेरा कहना मानना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैंने अपना हाथ उसके हाथ से कस के छुड़ाया और मैंने कहा, मैं यहाँ पर किसी कीमत पर नहीं रहूंगी और मेरी चाची कुछ ही देर में आती होंगी। मैं बाहर जाने के लिए जैसे ही पलटी तो उसने पीछे से मेरी कमीज पकड़ी और कमीज जोर से खींची, जिससे मेरी कमीज फट गई। फिर मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और मैं जमीन पर गिर गई। मेरे मुंह से खून निकलने लगा। वो औरत मेरे पास बैठ गई, कहने लगी, तेरी चाची तुझे यहाँ पर बेच कर गई है, अब तो मेरी खरीदी हुई गुलाम है। मैंने तेरी महंगी कीमत दी है उस औरत को। चल अब जा और जाकर तैयार हो, रात को कस्टमर आएंगे और तुझे भी यहाँ लाइन में खड़ा होना होगा। फिर उसने एक औरत को आवाज देकर बुलाया और मुझे उसके हवाले कर दिया। मैं उस वक्त उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। मेरी चाची मेरी माँ की तरह थी। पिछले इतने सालों से मैं अपनी चाची के साथ रह रही थी, वो मेरे ऊपर इतना जुल्म कैसे कर सकती थी। मैं चाहकर भी उस औरत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था ये एक भयानक ख्वाब है और कुछ देर बाद ही मेरी आंख खुलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि ये ख्वाब नहीं था, बल्कि जिंदगी की एक कड़वी हकीकत थी। और दूसरी औरत मुझे एक अंधेरे से कमरे के अंदर ले गई। उसने खुशबूदार पानी बनाया और मुझे उसमें नहलाया। मेरे चीखने चिल्लाने का, रोने धोने का उस औरत पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, तुझ जैसी लड़कियां यहाँ पर रोज आती हैं, एक दो दिन रोती हैं,
उसके बाद खुद ही खुशी खुशी बिस्तर पर चली जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि अब यही मेरी जिंदगी है, इसलिए तुम भी अब खुशी खुशी जिंदगी को कबूल कर लो। जो भी है जैसी भी है, यही तुम्हारी जिंदगी है, इसलिए खुशी खुशी इस काम को आसानी से कर लो और रसीदा बनो। यही काम तुमसे जबरदस्ती करवाएगी और तुझे तकलीफ भी ज्यादा होगी। उनकी बातें सुनकर मेरे वजूद में करंट दौड़ गया था। मैं 17 साल की थी और वो मुझे इस धंधे में लाना चाहती थी। वो मुझे कमरे की तरफ खींचते हुए ले गई, जहाँ से मुझे चीखते चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो कहने लगी, देखो, ये लड़की रशीदा बानो की बात नहीं मान रही थी, इसलिए इसे यहाँ पर बंद करके रखा गया है। इस बेचारी को न खाने को कुछ दिया जा रहा है और ना ही पीने को। अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भी ना खाने को कुछ दिया जाएगा और ना ही पीने को, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसकी जबरदस्ती करने पर मैंने खुशबूदार पानी से गुस्ल किया था और फिर उसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पहले वाली औरत, जिसका नाम रशीदा बानो था, वो वापस आ गई। उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगी, तू तो सच में बहुत खूबसूरत है और बड़ी कमाल की चीज है। तेरे तो बड़े अच्छे दाम लगेंगे। मैंने तेरी चाची को बहुत पैसा दिया है, वही सारा पैसा मैं तेरे जिस्म को बेचकर वसूल करूंगी। रशीदा बानो जैसे ही हंसी, उसके पान से भरे हुए दांत दिखाई दिए। ये नजारा मैंने अक्सर फिल्मों में देखा था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही वक्त आ जाएगा। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उस औरत से पूछा कि मेरी चाची मुझे यहाँ पर क्यों छोड़कर गई है। वो जोर से हंसी और कहने लगी, तो तुझे मालूम होगा, हम तो बस माल खरीदते हैं, माल हम तक क्यों लाया जाता है ये हमें नहीं मालूम। वो दूसरी औरत, जिसका नाम बेगम जान था, रशीदा बानो से कहने लगी, ये अभी छोटी है, इसे अभी हमारे काम करने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कस्टमर के हवाले करने के बजाय पहले महफिल में नाचने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब थोड़ी समझदार हो जाए तो इसे किसी अच्छे और महंगे कस्टमर के सामने पेश करना, ताकि इसका सही पैसा वसूल हो सके। उस औरत की बात रशीदा बानो को समझ आ गई और वो कहने लगी, ठीक है, इसे नाचने गाने की तैयारी करवाओ। इस बात का हुक्म देते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। बेगम जान मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि कुछ दिनों के लिए मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन याद रखो, इस दुनिया में आज नहीं तो कल तुम्हारे कस्टमर के पास जाना ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारा काम है। मैं भी जब यहाँ आई थी तो सिर्फ 15 साल की थी। मुझे तो यहाँ पर मेरी सगी माँ बेचकर गई थी, क्योंकि उसे तो पैसों से मतलब था। उसने कभी अपनी बेटी से प्यार ही नहीं किया। बेटियां बोझ लगती थी, इसलिए वो मुझे यहाँ बेचकर चली गई थी। तब से आज तक मैं हर रोज किसी न किसी कस्टमर के साथ होती हूँ, क्योंकि अब यही मेरी जिंदगी है। मैंने यहाँ से भागने की कई बार कोशिश की, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही दरवाजा है, जिस पर रशीदा बानो खुद अपने नौकरों के साथ पहरा देती है। इसलिए यहाँ से कभी फरार होने के बारे में मत सोचना, वरना रशीदा बानो तुम्हारी वो हालत करेगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। बेगम जान बहुत अच्छी और बहुत मोहब्बत करने वाली औरत थी। उसकी बोलचाल भी मुझे बहुत पसंद आई थी। बाकी यहाँ कोई औरत ढंग से बात ही नहीं करती थी। वो मुझे ना सिर्फ प्यार से समझा रही थी, बल्कि खुद भी नाच गाना भी सिखा रही थी, जबकि मैं सारा टाइम रोती रहती थी। मुझे अपनी इस किस्मत पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मुझे कोई और नहीं, बल्कि मेरी अपनी चाची यहाँ पर छोड़कर चली गई है। और फिर कुछ दिन इस तरह से गुजर गए। अब तो रोते रोते मेरी आंखों का पानी भी सूख चुका था। मैंने अपने दिल को समझा लिया और सोच लिया था कि ज्यादा रोने से भी कोई फायदा नहीं है। मुझे यकीन हो गया था कि अब मेरी चाची मुझे लेने के लिए कभी नहीं आएंगी। न जाने उन्होंने मुझे किस बात का बदला लिया था। जैन ने उनसे आखिर ऐसा क्या कहा था जो वह मुझे अगले ही दिन इस दुनिया छोड़कर चली गई थी। मैं सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि मेरी चाची ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, लेकिन फिलहाल इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। मुझे 1 महीने तक इन महफिलों के बारे में और नाचना भी सिखा दिया था, और फिर मुझे भी इस महफिल का हिस्सा बनाया जाने लगा, जहाँ शराब के नशे में डूबे हुए आदमी हमारे सामने बैठ जाते और हमें अजीबोगरीब कपड़ों में उनके सामने पेश किया जाता। पुरानी लड़कियां तो नाचने में काफी माहिर हो गई थी और वो इस काम को बड़ी आसानी से कर लिया करती थी, लेकिन मेरे लिए यह काम बहुत मुश्किल था। मैंने सारी जिंदगी जैन के सिवा किसी को देखा ही नहीं था, ना ही कभी घर की चारदीवारी से अकेले में बाहर निकली थी। यहाँ इतने अनजान आदमियों के आगे अपना जलवा पेश करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जहाँ कहीं मेरे कदम रुकते थे, तभी रशीदा बानो हाथ में पकड़ा हुआ चाकू तो घुमाकर मेरी कमर पर दे मारती
और सभी लोग इस तरफ से अनजान होते। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि मुझे समझ आ गया कि अब यही मेरी दुनिया है और मुझे यहीं पर रचीता बानों के इशारों पर नाचना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जिस दिन मैं सही से नाच नहीं पाती थी, मेरा खाना पीना बंद कर दिया जाता था और फिर मैं सारा दिन भूख प्यास से तड़पती रहती थी। इसलिए मैंने भी नाचने में बराबर से हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और फिर इस तरह से 1 महीना और गुजर गया था। एक अमीर आदमी कोठे पर चला आया। उसने आते ही सबसे पहले मेरे दाम लगाए थे। वो मुझे 2 लाख रुपयों की कीमत पर एक रात के लिए खरीदना चाहता था और यह बहुत बड़ी रकम थी। रशीदा बानो खुशी-खुशी फौरन ही मान गई थी। उसने आदमी से रुपए ले लिए और एक छोटे से कमरे में भेज दिया और बेगम जान से कह दिया कि मुझे तैयार करके उसकी खिदमत में पेश कर दे। नाचने को तो मैं अपना चुकी थी, लेकिन अब तक मैंने किसी कस्टमर के साथ रात नहीं गुजारी थी। बेगम जान मुझे अपने साथ लेके अपने हाथों से मुझे तैयार किया, कहने लगी कि तुम जितना ज़्यादा शोर करोगी, कस्टमर तुम्हें उतना ही ज़्यादा परेशान करेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से उसके साथ वक्त गुजारो, वापस आ जाओ। एक रात के लिए समझ लो कि वही तुम्हारा शोर है और ऐसा करने से तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। बेगम जान मुझे तैयार करते हुए शीशे में मुझे दिखाते हुए कहने लगी, हमारी खूबसूरती ही हमारी मुसीबत बन जाती है। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और गोरा चिटा जिस्म तुम्हारे लिए सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं है। अगर तुम इतनी खूबसूरत न होती तो कोई तुम्हारे दाम भी न लगाता। मैं भी अपनी इसी खूबसूरती से तंग आ चुकी हूँ। मैं 40 साल की होने वाली हूँ, लेकिन मेरा खूबसूरत चेहरा और मेरे जिस्म को चमक-दमक मुझे बूढ़ा नहीं होने देती। कोई न कोई मेरे दाम लगा ही देता है, फिर मुझे खुद को उसके सामने पेश करना पड़ता है। तुम भी जब तक खूबसूरत हो, तब तक तुम्हें ये सब कुछ झेलना होगा। बेगम जान मुझे दिमागी तौर पर तैयार कर रही थी और मेरे आंसू थे, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे बार-बार चाचा और ज़ैन की याद आ रही थी। मुझे अब तक इस बात पर यकीन नहीं आया था कि चाची मुझे जानबूझकर यहाँ पर छोड़ गई थी और इस सब के लिए शायद ज़ैन जिम्मेदार है। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तो बेगम जान ने मेरी नज़र उतारी और गहरी सांस भर के कहने लगी, कमरे में दाखिल हो जाना और खुद को उस आदमी के हवाले कर देना। मेरे पास भी इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उस छोटे से कमरे के अंदर चली गई, जहाँ एक नन्हा पीला बल्ब जल रहा था धीमी सी रोशनी में। मुझे सब कुछ भयानक लग रहा था। मैंने सोचा था कि जाते ही मैं उस आदमी के पैरों में गिर जाऊंगी और उससे कहूंगी कि वो मेरे साथ कोई जबरदस्ती ना करे। मैं रहम की भीख मांगूंगी तो उसे मुझ पर तरस आ जाएगा। कम उम्र थी और जिस आदमी ने मुझे खरीदा था वो कोई 40 साल की उम्र का आदमी था। मेरे हिसाब से तो वो मेरे बाप जैसा ही था, मगर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आने वाले आदमी भी इतने ही पत्थर दिल के होते हैं जितनी यहाँ की औरतें हैं। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरे जैसे ही उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके माथे पर एक बड़ा सा जख्म का निशान था और आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी और उसकी नज़र मेरे जिस्म पर टिकी हुई थी। मुझ पर इतना डर सवार हुआ था कि मैं वापस बाहर निकलने लगी थी। तभी उसने मुझे पीछे से पकड़कर खींच लिया और कहने लगा कि तेरे इतने महंगे दाम दिए हैं, फिर तू कहाँ भाग रही है? उसके मुंह खुलते ही शराब की बदबू ने मेरी सांस बंद कर दी थी। मैं उसके आगे रहम की भीख मांगने लगी थी, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। वो कहने लगा, चल अब सीधी तरह से बिस्तर पर आ जा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुझ जैसी लड़कियों के नखरे। उसने मुझे सीधा बिस्तर पर धक्का दिया था और फिर मेरे दिमाग में बेगम जान की बातें घूमने लगी थी। उन्होंने कहा था कि बिस्तर पर जाने से पहले अपनी नाक पर लहसुन का रस जरूर लगा लेना। उन्होंने मुझे एक लहसुन मेरे हाथ में मुझे दे दिया था। मैंने उसे मुट्ठी में बंद कर लिया था, जैसे मैं इस्तेमाल करना भूल गई थी। जैसे ही मुझे बेगम जान की याद आई, मैंने जल्दी से वो लहसुन अपनी नाक पर मली। उसका रस मेरी नाक पर लग गया और फिर उसके बाद मेरे साथ वही सब कुछ हुआ था जो मेरे साथ होने वाला था। उस आदमी ने सारी रात पूरी तरह से अपने पैसे वसूल कर लिए। मेरा रोना धोना किसी काम नहीं आया था। वो आदमी तो बिल्कुल ही पत्थर दिल था। उस पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। शायद वो शराब के नशे में चूर था या फिर उसे इन सब की आदत थी। मेरे लिए एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। ऐसा लगता था जैसे रात खत्म ही नहीं होगी। और फिर एक वक्त आया जब मुझ पर बेहोशी सवार होने लगी। अब पूरी बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो बेगम जान मेरे साथ मौजूद थी। वो कस्टमर सुबह होते ही वहां से जा चुका था। बेगम जान मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगी, बस पहली रात बहुत मुश्किल होती है, आगे तेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा।
लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे लिए कुछ भी आसान होगा। गुजरी हुई रात बहुत भयानक थी। मैं होश में आने के बाद चिल्ला रही थी। बेगम जान मुझे अपने साथ कमरे में ले गईं और सारा दिन बस मैं उनके सीने से लगकर आंसू बहाती रही। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मुझसे ये दिन ना देखना पड़ता। पहली बार मुझे यकीन हुआ था कि माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। रिश्ते भी सिर्फ दिखावे के होते हैं। मेरी चाची जिसे मैं माँ की जगह देती थी, उन्होंने ही मुझे इस दलदल में फेंक दिया था। यहाँ मैं अपनी पहचान भुला चुकी थी। मेरा नाम राफिया था, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम रुखसार रख दिया गया था। यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते थे क्योंकि मैं खुद भी भूल चुकी थी कि मेरा नाम पहले कभी राफिया था। सारा दिन मैं बेगम जान के पास रही। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं किसी कस्टमर के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। कोठे पर रहने वाली लड़की की कीमत न लगे। 2 दिन खामोशी से गुजर गए। फिर तीसरे दिन एक 30 साल का कस्टमर मेरी कीमत लगाने के लिए आया था। मैंने रशीदा बानो से इनकार करना चाहा तो उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, यह इनकार करने की गुंजाइश नहीं। अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तुझे खुद कस्टमर के आगे फेंकाऊंगी। मैं रशीदा बानो के आगे मजबूर हो गई थी। बेगम जान ने मुझे उस आदमी के पास जाने के लिए तैयार किया और साथ ही मेरी मुट्ठी में लहसुन भी पकड़ा दिया और कहा, इसे अपनी नाक पर लगाना मत भूलना। मैंने खामोशी से वो लहसुन मुट्ठी में दबाया और मैं मरे मरे कदमों से उस कमरे में पहुंच गई। मैंने खामोशी से उस बुढ़े के साथ रात गुजार ली। अब की बार मैंने कोई रोना धोना नहीं किया था। बेगम जान की बात सही साबित हुई थी। जब मैंने शोर शराबा नहीं किया तो कस्टमर ने भी मुझे परेशान नहीं किया। लेकिन बिस्तर पर जाने से पहले ही मैंने अपनी नाक पर लहसुन का रस लगा लिया था। इस लहसुन से आखिर क्या होता था? बेगम जान ने मुझे ये क्यों लगाने के लिए दिया था? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपनी जिंदगी में कमा रही थी या अपनी इज्जत गंवा रही थी। अब हर दिन मेरे साथ ऐसा ही होता था। मुझे अभी भी जैन की याद आती थी। क्या उसने मेरी गुमशुदगी पर अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया होगा? क्या उसने मुझे कभी नहीं ढूंढा होगा? क्या वो मुझे भूल चुका होगा? बस मैं हमेशा यही सोचती रहती थी। वो कस्टमर चला गया और मैं खामोशी से बेगम जान के कमरे में चली गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और धीरे से कहने लगी, तुम कस्टमर के पास जाने से पहले अपनी नाक पर लहसुन का रस लगा लेती हो ना? बेगम जान की बात पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। बेगम जान ने कहा कि तुम मेरी बेटी की उम्र की तो हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी में ही समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लोगों से नहीं बचा सकती। तुम्हारी पहचान बदल गई है। अगर तुम यहाँ से भागने की भी कोशिश करोगी तो ये माशरा तुम्हें जीने नहीं देगा, क्योंकि तुम एक धंधा करने वाली औरत बन गई हो। बेगम जान मुझे हमेशा ही यही समझाती थी कि अब कभी भी यहाँ से बाहर की दुनिया के बारे में मत सोचना, और मैंने बेगम जान की बातों को अपने दिलो दिमाग में बसा लिया था। ऐसे ही मुझे 8 महीने यहाँ पर रहते हुए गुजर गए थे। अब तो मैं काम की आदी हो गई थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि कस्टमर मेरा इंतजार कर रहा है और मैं खुद ही अपने आप को तैयार कर लिया करती थी। मैं जो कभी जैन की दुल्हन बनने के ख्वाब देखती थी, अब हर रात हर नए मर्द की दुल्हन बनती थी। लेकिन हर रात बेगम जान मुझे लहसुन पकड़ाना नहीं भूलती थी और ये जरूर बताती कि बिस्तर पर जाने से पहले ये लहसुन अपनी नाक पर जरूर लगा लेना। एक दो बार मैंने इसके बारे में बेगम जान से पूछा, इस लहसुन में ऐसा क्या है जो आप हर बार मुझे देती है? तो कहने लगी कि सही वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। याद रखना, कभी भी कस्टमर के पास जाने से पहले लहसुन का इस्तेमाल जरूर करना। काफी दिनों से मैं देख रही थी कि बेगम जान बीमार थी, लेकिन वो अपना इलाज नहीं करा रही थी। वैसे भी हम जैसी औरतों का इलाज मुमकिन कहाँ है? हमारा तो यहाँ कोई अपना ही नहीं है जो हमारी फिक्र कर सके। मेरी फिक्र करने वाली यहाँ पर सिर्फ बेगम जान थी। अगले ही दिन मेरे पास रशीदा बानो आई और कहने लगी कि रात को तैयार रहना, तुम्हारे पास कस्टमर आएगा। ये कहकर वो चली गई और मैं तैयार होने लगी, क्योंकि अब मुझे इस दुनिया की आदत हो गई थी। मैं जब पूरी तरह से तैयार हो गई तो बेगम जान ने मुझे फिर आकर लहसुन का टुकड़ा पकड़ाया। मैं आज सोच में पड़ गई थी कि आखिर बेगम जान मुझे ये लहसुन क्यों देती हैं। आज मैं उनसे इस सवाल का जवाब पूछकर ही रहूंगी, लेकिन मुझे कस्टमर के पास जाने के लिए देर हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि जब वापस आऊंगी तो उनसे सवाल का जवाब जरूर पूछूंगी। कस्टमर मेरा इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं कस्टमर के कमरे में उसके पास पहुंची। लेकिन इससे पहले मैंने लहसुन के रस को अपनी नाक पर लगा लिया था। हालांकि मैं इतना जरूर जानती थी कि इसके पीछे कोई ना कोई खास बात तो जरूर है। मेरे दिमाग में बार बार लहसुन वाली बात घूम रही थी। अगर मुझे इस बारे में कोई बता सकता था तो वह सिर्फ बेगम जान थी। और आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उनसे पूछ कर ही रहूंगी, क्योंकि हर बार मुझे लहसुन के बारे में बताना नहीं बोलती थी।
मैं जैसे ही कमरे में पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कमरे में मौजूद मर्द कोई और नहीं बल्कि जैन था, जो नशे में चूर बिस्तर पर बैठा हुआ था। और मुझे देखते ही वो एकदम उछल पड़ा और फिर मेरे पास आकर हैरानी से पूछने लगा, राफिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और पीछे हटाकर कहा, मैं राफिया नहीं हूँ, मेरा नाम रुखसार है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं राफिया बनकर जैन का सामना करती। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। सालों से उस कोठे पर मेरी इज्जत नीलाम हो रही थी। जैन ने आकर मेरे कंधों से पकड़कर मुझे झंझोड़ दिया और कहने लगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम राफिया ही हो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मुझे तो मेरी बहन ने यही बताया था कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। जैन की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और फिर मैंने उसे पूरी कहानी बताई। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बहन थी। ये बात सुनकर वो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा। उसने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। उसने मुझे बताया कि जब से मेरी बहन को तुम्हारे और मेरे अफेयर के बारे में पता चला था, तभी से वो तुमसे नफरत करने लगी थी। इसलिए वो अनजान आदमी को अपने फायदे के लिए बुलाती थी, क्योंकि चचा तो ज्यादा देर घर से बाहर रहते थे। मुझे उनके पास इस प्लान के बारे में पता चल गया, तभी तो मैं तुम्हें इस शहर से ले जाने की बातें करता था। लेकिन जब उस दिन हम लोग बातें कर रहे थे, तो बातें मेरी बहन ने सुन ली थी और वो आदमी बहन से मिलने के लिए आता था। मैं अपनी बहन की हरकतों को अच्छी तरह से जानता था। जब चचा जी घर पर नहीं होते तो वो गैर मर्दों के साथ ताल्लुक बनाती। ये बात तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को जानता था। मैंने अपनी बहन को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो लगातार चचा जी को धोखा देती रही और उस दिन भी मुझे उस आदमी को घर से निकलता देखकर बहुत गुस्सा आ गया था और इसी बात पर मेरा और मेरी बहन से झगड़ा हुआ था। फिर उसके अगले दिन मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। मुझे उनकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने रो धोकर मुझे इस बात पर यकीन करवा दिया था। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कई जगह तलाश करने की कोशिश की, तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। उन्होंने चचा जी को भी यही बताया कि आपकी भतीजी भाग गई है और फिर मुझे भी यही लगने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे तुम्हारी चाची की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी चाची बहुत बीमार है और बिस्तर पर पड़ी हुई है। उसे इसके किए की सज़ा मिल चुकी है। ये सब कुछ उसके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने एक बिन माँ की बच्ची के साथ इतना गलत किया है। उन्होंने तुम्हें इस कोठे पर छोड़ दिया। जैन रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगा था कि उसने मुझे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। जैन मुझे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया, तो वो खामोशी से वहाँ से चला गया। उसने मुझसे जिद इसलिए नहीं की क्योंकि वो जान चुका था कि अब मैं इस कोठे वाली हूँ और इस हाल में वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगा और ना ही उसे माशरा कबूल करने देगा। जैन की हालत मेरी बेवफाई में ऐसी हो गई थी, उसने अपने आप को शराबी बना लिया था और वो कोठे पर भी आने लगा था। वो अपनी रात पूरे किए बिना ही वहाँ से शर्मिंदा होकर चला गया था और मैं बेगम जान के कमरे में आ गई थी। लेकिन जैसे ही मैं बेगम जान के कमरे में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि बेगम जान बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने उनको छू कर देखा, उनका जिस्म ठंडा पड़ा था, शायद वो इस दुनिया से जा चुकी थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बेगम जान को ही अपना सब कुछ मानती थी और आज वो मुझे इस दुनिया में छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन उनकी मुट्ठी में चिट्ठी थी जिस पर उनकी पूरी कहानी लिखी हुई थी कि वो किस तरह से इस कोठे पर आई थी और उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार दी। और साथ ही साथ चिट्ठी पर यह भी लिखा हुआ था कि इस लहसुन को नाक पर लगाने से क्या होता है। दरअसल उस लहसुन के रस को नाक पर लगाने से औरत कभी प्रेग्नेंट नहीं होती और वो तरह तरह की बीमारियों से भी दूर रहती है। बेगम जान को ये सब कुछ बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने ये नुस्खा मुझ पर आजमाना शुरू कर दिया। उन्हें मेरी सेहत की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो हर तरह मुझे लहसुन पकड़ाना नहीं बोलती थी। पर अफसोस की बात यह थी कि बेगम जान इस दुनिया से जा चुकी थी। अब कोई भी मुझे ये लहसुन पकड़ाने वाला नहीं था और मैं अब यहीं इस कोठे पर अपनी बची-खुची ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन आज भी मुझे बेगम जान की याद आती है, जिसे मेरी इतनी फ़िक्र थी। लहसुन का रस अपनी नाक पर लगाने से मुझे आज तक कोई बीमारी नहीं हुई और ना ही मैं किसी कस्टमर से हमला हुई हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।